नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की बाल सभा में। हमें पता है कि बच्चों के साथ उनके माता-पिता, दादा-दादी सभी लोग इस बाल सभा को बहुत ही उत्सुकता के भाव के साथ रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे गोंडवाना की क्रांतिकारी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बारे में। और आज इस बात उनकी कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी मरकाम, जो भारत सरकार के अधिकारी हैं और फिलहाल अपनी सेवाएं नौसेना में दे रहे हैं। विशाखापट्टनम में आप रहते हैं। आज हम लोगों के विशेष अनुरोध पर बच्चों को रानी मां दुर्गावती की कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। एक और रहस्य की बात जो मैं आपके सामने उद्घाटित करना चाहूंगा, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी की माता जी का जो परिवार है वो रानी दुर्गावती जी के वंशजों में शामिल है। तो ऐसे लक्ष्मण राज सिंह जी से आज हम सुनेंगे रानी दुर्गावती जी की कहानी। स्वागत है लक्ष्मण जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए नेशनल एनसीपीसीआर के सभी सदस्यों को, बच्चों को और सभी को अपनी तरफ से सादर नमस्कार करता हूं। और मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि अगले माह ही 24 जून को महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी है। तो शायद आज के दिन से हम तब तक उनकी जो कहानी आपके सामने मुझे रखने का मौका मिलेगा, तो आपके मानस में वो कहानी बहुत ताजा तरीन रहेगी। जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने बताया, ये जो बाल सभा है, इसका उद्देश्य हमारे भारत के विशेषकर वीरांगनाओं के लिए एक जो कड़ी के तौर पर इसमें जोड़ने का जो प्रयास किया गया है। तो उस कड़ी में आज मैं आपके सामने गोंडवाने की रानी, महारानी राजमाता वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन दर्शन का व्रत आपके सामने रखना चाहता हूँ, और प्रयास करूंगा कि मैं आपको उस काल में, उस रीति काल में, उस दर्शन में ले जा सकूं जिस समय पे जो गोंडवाना है वो भारत के देश के सभी राज्यों में से एक उत्कृष्ट संपन्न राज्य में था। बात 5 अक्टूबर 1524 की है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा के पास जुटा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है राठ महोबा। वहां पे चंदेल वंश के जो एक राजा थे शालीवाहन, मानते हैं कि उनकी कन्या रानी दुर्गावती थी और दुर्गा अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि रानी दुर्गावती के पिता कलिंजर के पिता कीरत सिंह थे, और देखा जाए तो शोधों से बात आई है कि यह भी बात सही है, क्योंकि शालीवाहन और कीरत सिंह एक दूसरे से आपस में संबंध थे। तो हो ना हो, ये दोनों बातों में कहीं ना कहीं ये तय है कि जो रानी दुर्गावती हैं उनका जन्म कलिंजर के किले में हुआ। वो दिन था 5 अक्टूबर 1524, और उस दिन अष्टमी का दिन था। तो मित्रों, आपको याद होगा कि अष्टमी के दिन रानी दुर्गावती का जन्म हुआ तो सभी लोगों को लगा कि जैसे माँ दुर्गा का स्वरूप ही उनके सामने पैदा हुआ है। और उनकी जो उनके पिता थे कीरत सिंह, उनकी 2 कन्याएं थी। तो ये बड़ी कन्या थी रानी दुर्गावती, और उनकी छोटी जो बहन थी उनका नाम कमलावती था। चूंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए राजा कीरत सिंह ने रानी दुर्गावती का लालन पालन एकदम क्षत्रिय रीति परंपरा के अनुसार किया। रानी दुर्गावती को 18 वर्ष की आयु में ही, 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते ही सारी युद्ध कलाओं में पारंगत कर दिया गया। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों की विदुषी थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय पे जो गोंडवाना क्षेत्र था और जो कलिंजर था वो एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। और अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य भारत का सबसे बड़ा राज्य जो था वो गोंडवाना था उस समय तत्कालीन में, जिसकी सीमाएं उत्तर में पन्ना और सोनभद्र में जुड़ती थी, दक्षिण में चंद्रपुर, भंडारा, खम्मम तक जाती थी। पश्चिम में इसका विस्तार आज के वर्तमान हरदा, होशंगाबाद में मकड़ाई करके एक जगह है वहां पर था, और पूर्व में ये जो हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो सीमाएं हैं, राजगढ़, वहां पर था। तो आप सोच सकते हैं लगभग आज के मध्य प्रदेश का 1/3 हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा और बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो गोंडवाना राज्य का हिस्सा था।
अब आप एक विडंबना देखें कि इतिहासकारों ने हमेशा जो विजयी राजा हुए हैं उनके बारे में ही बात लिखी है। साथ ही साथ इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं अ, उन राज्यों को लिखने में शायद वो चूक गए जो राज्य बहुत वन क्षेत्रों से घिरे हुए थे। तो गोंडवाना भी उनमें से ही वैसा एक राज्य था जो कि एक वन क्षेत्र से घिरा हुआ राज्य था और उसमें सघन वन थे। इतिहास में आप जितने भी वनों का नाम सुनते हैं, चाहे वो दंडकारण्य हो, चाहे वो खांड वन हो जिसमें कर्ण को जिसको खांडव का देश मिला, ये सभी वन जो हैं वो गोंडवाना के इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और इस क्षेत्र की एक विशेषता थी कि सतपुड़ा और विंध्याचल की भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो हैं वो इस पूरे क्षेत्र को अपने ऊपर आच्छादित की गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो क्षेत्र था बड़ा ही जटिल क्षेत्र था और इस पूरे क्षेत्र में हमारे जनजातीय भाई जो हैं वो रहते थे। और इनका एक क्षेत्र था जो साथ में इनका पड़ोसी राज्य था वो चंदेल वंश के जो राजा कीरत सिंह थे उनका क्षेत्र था। तो आप ये बड़ा सहज है कि दोनों एक राज्य के जो राजा थे उनके जो सुपुत्र थे दलपत शाह और जो कीरत सिंह की राजकन्या थी रानी दुर्गावती, उन दोनों का आपस में कहीं आखेट में कहीं परिचय हुआ। और जैसी एक किंवदंती है कि एक बार रानी दुर्गावती के क्षेत्र में एक मानव भक्षी एक शेर आया और उस शेर ने दोनों राज्यों के कई लोगों को हानि पहुंचाई थी। तो उनसे निपटने के लिए रानी दुर्गावती भी अपने साथ शस्त्रों के साथ उस शेर का बोले उनकी शिकार करने के लिए निकली। और यहाँ से जो राजा संग्राम शाह थे उनके पुत्र दलपत शाह थे वो भी उसका शिकार करने निकले। और इस दोनों के जब शिकार करने में दोनों ने उस शेर को मारा तो दोनों में उनका परिचय हुआ। बात परिचय तक थी, लेकिन चूंकि दोनों राज्य आपस में थे तो बात आगे भी बढ़ी और रानी दुर्गावती का जो विवाह का योग्य था उन्हें राजा दलपत शाह जो कि संग्राम शाह के पुत्र थे उनके तरफ उनका झुकाव हुआ। लेकिन चूंकि दोनों राज्यों की जो विस्तृति भाषा रीति रिवाज परंपरा थी दोनों में एक अंतर था। राजा संग्राम शाह जो कि उस वक्त गोंडवाना के राजा थे वो मुख्यतः नागवंशी क्षत्रिय थे जो कि दक्षिण से आते थे और उनकी भाषा दक्षिण भाषी जो उनकी भाषा थी जिसे आज हम गोंडी या कोयतूर भाषा बोलते हैं और उनके रीति रिवाज परंपरा मुख्यतः दक्षिण के परंपराएं थी और रानी दुर्गावती उत्तर भारतीय उनकी परंपराएं थी। तो उस वक्त के जैसे मेल मिलाप होते हैं उसमें दोनों का एक दूसरे से विवाह संबंध होने में कुछ अड़चने आ रही थी। परंतु रानी दुर्गावती और उनके पिता ने देश काल की वस्तुति जो स्थिति है उसको मापते हुए कि जिस तरह का उस वक्त देश काल चल रहा था, उत्तर से मुगल आक्रांता आक्रमण कर रहे थे, सभी जगह से आक्रमण हो रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि इन दो राज्यों का संबंध होगा तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक स्थिरता आएगी। ये सोचते हुए जैसा लिखा गया है, कई ने अलग अलग बातें लिखी हैं, लेकिन दोनों का विवाह हुआ और रानी दुर्गावती उस समय के गोंडवाना क्षेत्र के राज्य के राजा महाराजा संग्राम शाह की पुत्र वधू हुई और उनका विवाह दलपति शाह के साथ संपन्न हुआ। मात्र 18 वर्ष की आयु में रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से हुआ और बड़े क्षेत्र में बड़ा हर्षोल्लास हुआ क्योंकि रानी के जो गुण थे वो सभी दूर तक उनकी प्रत्यंचा पहुंची, सभी दूर तक उसका प्रभाव हुआ। गोंडवाना क्षेत्र में जितने भी विद्वान थे उन्होंने जब आके रानी के साथ देखा कि उनका शस्त्रों शास्त्रों और सारी विदुषी के जो उनके पास गुण थे तो उनसे बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने राजा से बोला कि रानी को केवल रानी ना रहने दिया जाए, उन्हें भी राजसत्ता में प्रशासनिक कोई पद दिया जाए। तो राजा संग्राम शाह ने दलपत शाह ने इस बात को स्वीकार किया और रानी को राज महिषी का पद दिया गया जो उस समय पे एक बड़ा ही बड़ा पद माना जाता था जिसकी तुलना उस राज्य की सबसे बड़ी विदुषी के तौर पर की जा सकती थी। राज महिषी का दायित्व यह होता था कि उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था, उस राज्य के जन कल्याण की वो देखरेख करें और जैसा पद था वैसे ही राजमाता रानी दुर्गावती ने राज महिषी का पूरा दायित्व निभाया। अब आप जानते होंगे राजा संग्राम शाह जो थे उन्होंने गोंडवाना राज्य जो स्थापित किया था ये 52 गढ़ों का राज्य था और बहुत बड़ा राज्य था। तो संभवतः राजा संग्राम शाह और दलपत शाह इन 52 गढ़ों के व्यूह की संरक्षण में लगे रहते थे और वो युद्धों के लिए इधर उधर जाते रहते थे। उनके
जब वो युद्ध के लिए कहीं बाहर जाते थे तो पूरे राज्य की देख रेख का जो कार्यभार है वो राजमाता रानी दुर्गावती के ऊपर होता था। और लगभग लगभग देखा जाए कि 1740 के आसपास से जब तक उन्हें राजमहिषी का पद मिला, उससे लगभग उन्होंने कई वर्ष तक इस पद का पदभार किया। परंतु जैसा कहते हैं कि उनकी कुंडली में एक बात लिखी हुई थी कि वो पितृ स्नेह वंचिता रहेंगी और उन्हें वैधव्य का भोगना पड़ेगा। और यही हुआ कि विवाह के कुछ ही वर्ष उपरांत जब उनके पुत्र की आयु केवल 3 वर्ष थी, तब किसी युद्ध में या किसी कारण से राजा दलपत शाह का देहांत हो गया और संग्राम शाह का भी किसी कारण देहांत हो गया। तो अब राज्य का सारा जो भार है वो रानी दुर्गावती के ऊपर आ गया था। तो रानी दुर्गावती के पास 2 विकल्प थे कि या वो अल्पायु उनके जो देवर हैं, जिनका नाम चंद्रशाह है, जो कि चंद्रपुर के राजा थे, उनको राज्य सौंप दें, या अन्यथा जो उनके पुत्र हैं, राजा जो उनके पुत्र थे जिनका नाम वीर नारायण था, उनको गद्दी पर बैठाल कर स्वयं उनकी संरक्षिका बनकर उस राज्य का कार्यभार संभाले। तो सभी मंत्रणा हुई और सभी ने यह कहा कि जिस तरह की विकट परिस्थितियां थी उस समय पर, जिस तरह के उग्र आक्रामक आंदोलन चल रहे थे सभी ओर से, तो राजमाता ने सोचा कि स्वयं उनका एक संरक्षिका बनकर उस गद्दी पर बैठकर उस राज्य की रक्षा करना एक ज्यादा आवश्यक कार्य होगा। तो यही हुआ। राजमाता ने जो अपने विवाह के उपरांत 7 वर्ष दलपत शाह का शासन देखा था, उसमें जो उन्होंने राजमहिषी का अनुभव लिया था, और उसके बाद राजा दलपत शाह की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण के संरक्षक के रूप में गढ़ा राज्य या गोंडवाना राज्य की संरक्षक के रूप में शपथ उठाई और अपने राज्य की रानी के रूप में स्थापित हुई। ऐसा माना जाता है कि लगभग 15 वर्ष तक राजमाता रानी दुर्गावती ने शासन किया, और ये इतिहासकार इस बात को मानते हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, कि वो भारत के जितने भी तत्कालीन उस समय पर शासन चल रहे थे उनमें सबसे अच्छे राज्य चलाने वालों में से उनका राज्य था। उसके कई कारण थे। सबसे पहला तो एक कारण था कि उस समय जैसे ही राजा दलपत शाह और संग्राम शाह की मृत्यु हुई, चारों तरफ के राजाओं को लगने लगा कि अरे यहां पर तो एक विधवा का शासन है और क्यों ना वहां पे आक्रमण किया जाए। तो जो रानी है उत्तर से मुगल तरफ उन राजाओं से घिरी हुई थी, पश्चिम से मालवा के राजा थे, पूर्व से जो राज्य थे उनके, चाहे वो रीवा का राज्य हो चाहे कलिंग का राज्य, उनसे उनके संबंध अच्छे थे। तो जो पश्चिम से उनका राज्य था, जहां का राजा बाज बहादुर था, उसने रानी के गद्दी पर आते ही आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो आपको जानकारी होगी कि जो अकबर था वो 1556 में, फरवरी 1556 में अपनी गद्दी पर बैठ चुका था, और उसने सबसे पहला हमला जो किया था वो मालवा के बाज बहादुर पे किया था। जब उसने मालवा के बाज बहादुर को हराया, और बाज बहादुर जब अकबर के उसमें दरबार में गया, तो उसने सबसे पहली विनती राजा अकबर से यह करी कि रानी दुर्गावती ने उनको, बाज बहादुर को 18 बार हराया है, और सारे 18 युद्धों में रानी दुर्गावती ने अपनी सेना का शीर्ष नेतृत्व किया है। तो यह बात राजा अकबर को बड़ी अचंभित लगी कि मतलब ऐसा कैसे संभव है कि इतनी बड़ी सेना, जो कि जिसमें कि हाथी, घोड़े, रथ सवार, तीरंदाज सभी लोग हैं, उनका नेतृत्व एक महिला कर रही है। तो ये बात उन्होंने बड़ी अचंभित में की। तो उन्होंने वहां उनके जो आसफ खां थे, जो उनको बोला कि इनके साथ पता किया जाए कि ये क्या बात है। तो आसफ खां के माध्यम से, जो कि उनका मनसबदार था, सूबेदार था, वो कड़ा मानिकपुर का मनसबदार था, उसके माध्यम से खबर पहुंचाई कि राजा अकबर चाहते हैं कि आप उनसे संधि कर लें और आप उनके अधिपत्य उनका स्वीकार कर लें। तो उसके मार्फत उन्होंने 2 अपने हरकारे, जिनको हम संदेश वाहक बोलते हैं, वो रानी के दरबार में भेजे। तो हरकारे जब रानी के दरबार में आए तो राजा अकबर का एक संदेश लेकर आए। वो संदेश ये था, राजा अकबर ने रानी को सोने का बेलन प्रस्तुत किया, और जो संदेश वाहक थे
उन्होंने बोला कि ये राजा का संदेश है, वो जो बर्तन या बेलन का कार्य है, उनका कार्य अपने जो भोजन गृह है उसमें खाना बनाने का है, उनका कार्य राज्य शासन करने का नहीं। और उसके साथ उन्होंने 3 शर्तें और दी। पहली शर्तें ये थी कि अपने पुत्र को वो अकबर के अधीन रखें, वहां पे बंदी बना के रखा जाए। दूसरी शर्त ये थी कि उनके जो सेनापति थे, आधार कायस्थ, मतलब जिनका नाम आधार सिंह कायस्थ था, उनको वहां पर भेजा जाए। और रानी दुर्गावती के स्वर्ण, वो तो सभी के साथ साथ उनके पास एक बड़ा सफेद हाथी था जिसका नाम सरवन हाथी था, जो कि उन्हें बस्तर के राजा ने जो उनको भेंट किया था, वो भी राजा को दे दिया जाए। तो रानी ने सोचा कि चलिए उनका संदेश आया है तो मैं भी कुछ बात करती हूँ। युद्ध क्योंकि अंतिम वो होना चाहिए, तो उन्होंने राजा जो उनके सेनापति थे आधार सिंह कायस्थ, उनको अकबर के दरबार में भेजा। अब चूंकि संदेश तो भेजना था, तो रानी दुर्गावती ने भी संदेश के रूप में 2 चीजें उनके साथ भेजी। पहली चीज तो उन्होंने ये भेजी, आधार सिंह कायस्थ को बोलकर भेजा कि सबसे पहले तो आपने ये गिफ्ट, पहले ये उपहार प्रस्तुत करें, और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप ये दूसरा उपहार उनको प्रस्तुत करें। तो आधार सिंह अकबर के दरबार में जाते हैं और अकबर के सामने अपना उपहार प्रस्तुत करते हैं। तो अकबर पूछता है कि बताओ आधार सिंह, आपका गोंडवाना जो राज्य है वो कैसा राज्य है? तो आधार सिंह उनके सामने एक सोने का करेला रखते हैं। तो उसका तात्पर्य यह था कि हमारा राज्य जो है वो करेले की जो ऊपर की त्वचा है उसके तरह बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, लेकिन वो सोने जैसा राज्य है, उबड़ खाबड़ है। आप हमसे संधि कर लें तो आपको लाभ होगा, आपको हम संधि कर लें, युद्ध ना हो, लेकिन संधि करेंगे तो अच्छा है। लेकिन अकबर के मन में तो कुछ और बात थी, क्योंकि बाज बहादुर ने उन्हें बताया था कि एक महिला, एक रानी इस इतने बड़े राज्य को चला रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, संधि नहीं है, अब तो यह है कि महारानी को मेरे हरम में आना पड़ेगा, अपने जो उनके पुत्र थे वीर नारायण उनके साथ, और मेरे हरम में आना पड़ेगा और उनको मेरी सारी शर्तों को मानना पड़ेगा। ये करके होगा, और युद्ध तभी रुकेगा जब वो मेरे हरम में आकर स्वयं प्रस्तुत होंगी। तो जो उनके प्रधानमंत्री सेनापति थे आधार सिंह, उस बात को समझ गए और उन्होंने फिर उनको कहा कि रानी ने आपके लिए एक और उपहार दिया है, और वो उपहार था एक सोने की पीपरी। पीपरी का तात्पर्य है जिससे कि रुई धुनी जाती है। तो रानी दुर्गावती जो है वो कोई सामान्य कन्या नहीं थी, उन्हें अखंड भारत के भूगोल की और वहां के पूरे उसका ज्ञान था, और वो जानती थी कि अकबर जिस जाति से आते हैं, वो जाति का मुख्य कार्य रुई धुनकना है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो जाति है उसका कार्य ये पीपरी का कार्य है, आपको मैं सोने की पीपरी देती हूँ, आपका कार्य भी शासन करना नहीं, आपका कार्य रुई धुनकना है, तो आप रुई धुन के कार्य ना करें, ये शासन ना करें। तो अकबर इस बात से बहुत भड़क गए। किसी प्रकार आधार सिंह वापस आए और ये बात तय हुई कि अब तो युद्ध होना ही है। अंतिम बात थी तो रानी दुर्गावती की जो उम्र है वो लगभग अकबर की से 20 वर्ष अधिक थी, और रानी दुर्गावती के जो पुत्र थे वो भी लगभग अकबर की आयु के थे। तो अंतिम जो बोलते हैं कि रानी दुर्गावती ने एक और संदेश भेजा, जिस बात का उल्लेख लोकोक्तियों में है कि उन्होंने अकबर से कहा कि आपके राज्य में जो सबसे बलशाली जो आपका योद्धा हो उससे मैं अकेले युद्ध करूंगी, और अगर मुझे युद्ध में वीरगति प्राप्त हो जाए तो आप मेरे राज्य पे आक्रमण ना करें, किसी तरह सेना पे आक्रमण ना करें, केवल जो है हमारे राज्य के साथ एक शांति का समझौता हो जाए। परंतु अकबर को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इतनी मतलब जिसके अंदर इतने गौरव की अनुभूति है, कहीं ये महिला कहीं मेरे सबसे बड़े योद्धा को अगर इसने हरा दिया तो मेरे राज्य की तो नाक कट जाएगी। तो अकबर ने संधि को माना नहीं। संधि को नहीं माना तो बात वही हुई कि अब युद्ध तो होना ही था। पर इस युद्ध की 2 परिणतियां सामने आती हैं कि रानी दुर्गावती किसी सामान्य परिवार से नहीं थी और ना ही उनका किसी सामान्य परिवार में विवाह हुआ था। रानी दुर्गावती का परिवार कई वर्षों से, उनके परिवार जो थे वो विद्याधर थे, जिन्होंने बहुत पहले मोहम्मद बिन मतलब जितने भी आक्रांता हुए हैं उनका डटकर सामना किया। तो उन्हें पता था कि जो आक्रांता होते हैं उनका कोई भी एक तरह से आधार नहीं होता,
वो युद्ध की सारी सीमाओं को पार करते हैं। तो उन्होंने उस समय पे तत्कालीन जो राजा थे उनको संदेश पहुंचाए कि अगर अकबर का युद्ध होता है तो आप सभी हमारे साथ मिलकर लड़ें, और सभी को वो संदेश पहुंचे भी, कई राजा उनके साथ भी थे। लेकिन इसी कारण हमारे बीच में ही कोई एक गद्दार मिल गया और जिसने कहा कि अगर आपको गोंडवाना राज्य में हमला करना है तो गर्मी और बारिश के पहले आप अगर हमला करेंगे तो जो इस राज्य के चारों तरफ की नदियां हैं, जहां पे जिनमें पूर आ जाता है, जिनमें बाढ़ आ जाती है, तो वहां से किसी और राज्य की सेना इनको सहायता करने नहीं आ पाई। और ये बात बड़ी मतलब युद्ध की दृष्टि से बड़ी जरूरी बात थी। इसीलिए जो युद्ध की दिशा तय की अकबर ने, वो लगभग मध्य का जून तय किया। कड़ा मानिक शाह का जो सूबेदार था, आसफ खान जिसका नाम था, वो अपनी सेनाएं लेकर चलता है। सेनाएं लेकर चलता है तो जो गोंडवाना राज्य में आने के दो रास्ते थे, या तो वो रीवा से आ सकता था या तो उसे दमोह से आना था। अब चूंकि रीवा से आता तो वहां पे एक सघन जंगल पड़ता है और वहां पे उसकी सेनाओं को मुठभेड़ करनी पड़ती, इसलिए उसने वो रास्ता नहीं चुना। उसने लंबा रास्ता चुना और वो सागर, गढ़ाकोटा, पन्ना से होता हुआ दमोह होता हुआ आया और उसने दमोह के पहले नागौर में अपना बेड़ा डाला। और रानी दुर्गावती को गुप्तचरों से इसकी सूचना जो है वो मिल चुकी थी। तब रानी के पास कोई असामान्य सेना नहीं थी। उस समय पे जो इतना बड़ा राज्य है, कहते हैं कि रानी के पास तकरीबन 30 से 40 हजार तीरंदाज थे, रानी के पास 10 से 15 हजार हाथी थे, और लगभग इतने ही, इससे 30-40 के आसपास जो थे उनके पास घुड़सवार थे, जो कि उनका एक पूरा गणराज्य था, सभी दिशा से आते थे। लेकिन मौसम की परिस्थिति विकट होने से उनके पास ये सारी सेनाएं नहीं आ पाई। फिर भी आसफ खान ने संदेश भिजाया कि आप आत्मसमर्पण कर दें। अब रानी तो रानी थी, छत्राणी थी, आत्मसमर्पण तो उन्होंने कभी सोचा नहीं। और एक राष्ट्र प्रेम की जो उनके अंदर एक भावना थी कि मां भारती के चरणों में सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को तैयार किया और बोला चाहे परिणति जो भी हो, हमने संधि के सारे प्रयास किए, शांतिपूर्ण समझौते के प्रयास किए, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। अब युद्ध ही एक अंतिम रास्ता बचा है, आत्मसमर्पण कोई रास्ता नहीं। तो जून का महीना था, 1564 ईस्वी का ये साल था, जब कड़ा मानिक शाह का आसफ खां है जो बाज बहादुर के साथ जो वहां पे उसकी सेना लेकर पहुंच चुका था। आपको बता दूं कि ये सेना कोई सामान्य सेना नहीं थी, ये अकबर का दूसरा हमला था। ये अकबर का दूसरा हमला था, और जिस पहला हमला उसने बाज बहादुर के ऊपर किया था और दूसरा हमला वो गोंडवाना राज्य में करने वाला था। तो इस दूसरे हमले के लिए चमक, तो इस दूसरे हमले की पूरी जो है योजना बनाई जा चुकी थी। पहला युद्ध जो आसफ खां था, उसने सोचा कि रानी बस पहले ही आत्मसमर्पण कर देंगी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतिहास में केवल रानी दुर्गावती ही इकलौती ऐसी वीरांगना रही हैं जिन्होंने किसी भी मुगल सेना को 3 बार हराया है। आपके सामने मैं उस युद्ध के बारे में बताना चाहूंगा कि वो युद्ध कैसा हुआ। जून का मौसम था, बहुत गर्मी थी। सिंगौड़गढ़ जो कि राजधानी थी, उनकी 3 राजधानियां थी। सिंगौड़गढ़ जो है सबसे पश्चिमी राजधानी थी, उसके बाद उनकी दूसरी राजधानी वो जबलपुर के मध्य की गढ़ा में जो राजधानी थी वो राजधानी थी, और उनका जो खजाना है वो नरसिंहपुर के पास चौरागढ़ करके एक जगह है, वहां पर उनका तीसरा खजाना रहता था। तो उन्होंने तो सोच लिया था कि अब लड़ाई तो करनी है, तो पूरी तैयारियों के साथ रानी ने अपनी रणनीति बनाई, और रानी की रणनीति बहुत सटीक थी, क्योंकि रानी गौरिल्ला छापामार युद्ध का उपयोग करने वाली रानी थी, और इस छापामार शैली का मुगल की सेनाओं को कोई तजुर्बा नहीं था। मुगल की सेनाओं ने तो पानीपत जैसे युद्ध किए थे जो कि मैदानों में होते थे, पहाड़ों के बीच मालवा का जो भी युद्ध किया था वो भी मैदानी इलाकों में था। जंगलों पहाड़ों के बीच जनजातीय तीरंदाजों के साथ और घुड़सवारों के साथ, हाथियों के साथ, पहाड़ों और जंगलों के बीच करने के युद्ध की उनकी सेनाओं को भी कोई अनुभव नहीं था, और ये बात रानी बहुत भली बात ही जानती थी। तो सिंगौड़गढ़ में के पास एक 7 घाटी करके एक घना जंगल है, वहां पे रानी ने उनके मोर्चे के ऊपर हमला करने की रणनीति बनाई।
ये बात 1564 के जून माह की है और इस युद्ध को सिंगौड़गढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी में अबुल फजल इस युद्ध के बारे में लिखता है, हालांकि बड़े संक्षिप्त में लिखता है, लेकिन लिखता है कि ये पहला युद्ध था जब मुगल सेनाओं को पता चला कि उनके तोपखाने धरे के धरे रह जाएंगे अगर उनकी सेनाओं को जंगलों में या ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई करनी पड़े। 7 घाटियों में, घने जंगलों में रानी ने एकदम छापामार शैली में मुगल सेनाओं के ऊपर आक्रमण किया और मुगल सेनाओं के 18,000 सैनिकों की वहां पे नुकसान हुआ। स्वाभाविक है कि युद्ध में दोनों तरफ की हानि होती है, तो रानी को भी हानि हुई, लेकिन वो हानि मुगल सेनाओं की हानि की अपेक्षा बहुत कम थी। और उस हानि में एक दिन में इतनी बड़ी जो हार मुगल सेनाओं को पानीपत के युद्ध में भी नहीं थी। आपको शायद याद होगा कि पानीपत के पास भी उनके पास इतनी सेनाएं नहीं थी। इतनी बड़ी सेना का युद्ध जो कि आसफ खान लेकर आया था, ये सूचना जैसे ही गई तो उसने तुरंत और क्षेत्रों की सेनाओं से और सेनाओं को आने का बोला। 7 दिन तक आने का नहीं सोचा जब तक कि उनकी और सेनाएं नहीं आती। पहले तो आसफ खान ने सोचा था कि वो अकेले अपनी सेना से जीत जाएगा, तो खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पहला युद्ध तो करारी हार थी। रानी ने एकदम करारी हार दी संगौड़गढ़ के युद्ध में, और इतनी बड़ी 18,000 की उसको जो हानि हुई, उस हानि से बचने के लिए अब उस क्रोध भर चुका था। उसने सोचा कि अब तो रानी को हम हरा ही देंगे, तो उसने पूरी शक्ति से हमला किया। लेकिन चूंकि रानी रणनीतिक थी, छापामार गौरिल्ला युद्ध शैली में युद्ध करती थी, तो उन्होंने सोचा, अपनी सेना को बोला कि हम अगर डटकर लड़ेंगे तो हमारी और हानि होगी। उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी में जाने का निर्णय लिया और वो सिंगौड़गढ़ से जंगलों के रास्ते सीधे सीधे जबलपुर के गढ़ा, जो मदन महल क्षेत्र है, वहां पर जाके उन्होंने अपना बेड़ा डाला। जब आसफ खान सिंगौड़गढ़ पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो उसे बहुत अचंभा हुआ कि मैं हार चुका हूं, अब मुझे और किसी नए क्षेत्र में जाना होगा। तो अब फिर आसफ खान फिर आगे बढ़ता है, आगे जाता है तो गढ़ा क्षेत्र में जाता है। वहां पे दोबारा एक दूसरे युद्ध की तैयारी होती है। यह पहला युद्ध था किसी मुगल सेना के हारने का। जो तो दूसरा युद्ध है, वो युद्ध की भी तैयारी रानी दुर्गावती ने पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर रानी दुर्गावती ने दोबारा मुगल सेनाओं को चंडाल भाटा, जो कि जबलपुर में आज की जो एक फिर फंसाने में, छापामार युद्ध में फिर आसफ खां को फिर बहुत बड़ी हानि हुई और रानी की रणनीति के सामने आसफ खां स्तब्ध रह गया। फिर उसकी बहुत सारी हानि हुई और आसफ खान ने उस हानि से बचने के पहले उसने अपनी शरण मदार टेकरी नामक एक जगह, वहां पे सारी सेनाओं को छुपाया और उसने सोचा कि नहीं, अब तो हमला जो है वो तोप खाना आने के बाद ही होगा। और उसने सोचा कि सीधे तौर पर तो रानी से लड़ाई करके ये संभव नहीं है कि वो सीधे तौर पर रानी से लड़ाई में जीत सके। तो उसने रानी के जो सेना में से कुछ लोग थे उनको प्रलोभन दिए कि अगर हम जीतते हैं तो आपको बहुत सारा यहाँ पर हम सोना या राज देंगे। तो उसके प्रलोभन से, जैसा कि सभी युद्धों में होता है, कोई ना कोई गद्दार हर किसी के बीच में होता है। रानी की सेना के बीच में एक छोटा सा सिपह सलार था, उसका नाम था बदन सिंह। तो बदन सिंह को आसफ खां का जो ये प्रलोभन है वो जच गया और उसने उनसे संधि कर ली। और बदन सिंह को चूंकि रानी की रणनीति के बारे में सारी सूचनाएं मिलती थी तो उसने वो सूचनाएं दे दी। अब रानी का जो अगला पड़ाव था वो नर्रई नाले की तरफ था। आसफ खां को ये सूचना तो मिल गई थी कि नर्रई नाला जो क्षेत्र है वो मंडला के मुहाने पे है और वहां से अगर रानी मंडला की तरफ निकल जाती हैं तो मंडला के सघन जंगलों में उस युद्ध में उनका जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब युद्ध होता है, नर्रई नाले की युद्ध की परिणति बनती है और ये अंतिम युद्ध है। ये बात 22 जून के आसपास की बात है कि रानी के जो सारे बेड़े हैं वो बेड़े नर्रई करके जो एक जगह है, नर्रई सर्रई करके एक जो गांव है, जहां पे एक छोटी सी नदी बहती है, वहां का एक पूरा पथरीला एक इलाका था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां पे एक युद्ध की पूरी योजना बनती है। आप मान के चले कि मुगल सेना 2 बार रानी से हार चुकी थी और ये तीसरी लड़ाई थी। नर्रई का पहला युद्ध जो होता है वो 23 जून को होता है और इसमें दोबारा
जो परंपरागत रूप से रानी का युद्ध होता है, परंपरागत रूप से रानी के घुड़सवार तीरंदाज दोबारा आसफ खां पे हमला करते हैं, छापामार शैली में युद्ध करते हैं, और तीसरी बार मुगल सेना को तीसरी बार पीछे हटना पड़ता है। ये एक मुगल सेना के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा था, अकबर की सेना के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा था कि एक महिला, एक रानी के द्वारा मुगल सेनाओं को 3 बार हराया गया, और तीनों बार उन युद्ध को लीड करने वाली, उस युद्ध में नेतृत्व करने वाली एक वीरांगना रानी दुर्गावती हैं, जो कि जिनकी उम्र आसपास 40 वर्ष के आसपास थी। और ये खबर कहीं फैले ना, इसलिए आनंद फानन ने उन्होंने रणनीति बनाई कि तोपखाना कैसे भी करके लाया जाए, और रातों रात फिर तोपखाने को लाया गया। एक विडंबना यह थी कि रानी दुर्गावती के पास तोपखाना नहीं था, उनके पास मुगल सेनाओं जैसे तोपखाने नहीं थे, लेकिन रानी जानती थी कि अगर छापामार युद्ध होगा तो उसमें भी मुगल सेनाएं कभी भी रानी से नहीं जीत सकती। रणनीति लगभग तय थी। लेकिन जो अक्सर होता है, हमारे बीच जो गद्दार था, उसने रानी की एक कमजोरी आसफ खां को बता दी। वो एक ऐसी कमजोरी थी कि जिसके पता चलने के बाद ये एकदम असंभव था कि वो रानी वो युद्ध जीत पाए। वो कमजोरी ये थी, जो नर्रई क्षेत्र था, जो नर्रई नाला था, उसके ऊपर एक बांध था, और वो बांध अगर टूट जाए तो वहां का जो पानी है वो पानी पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, और जो नर्रई का, जहां पे रानी छापामार शैली में युद्ध करती हैं, वहां पे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो बात है, ये बदन सिंह ने रानी के उनको बताई, मतलब आसफ खां को बताई, और रानी की ये जो कमजोरी है ये आसफ खां को पता चली, और आसफ खान ने तो आनंद फानन में अपने तोपखाने को बोला कि आप आए, पहुंचे, और सबसे पहले वो बांध को तोड़ें। तो रानी को पता था कि अब तोपखाना आएगा तो मुश्किल है, कि तोपखाने के सामने खड़े रह पाना बहुत मुश्किल है। तो रानी ने सोचा कि रात को ही हम हमला करेंगे, इससे पहले कि तोपखाना आए हम पूरे रात को ही उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन जो बोलते हैं कि 3 बार मुगल सेनाओं को हराने का जो हर्षोल्लास था, वो उनकी पूरी सेना में व्याप्त हो गया था, और सेना को लगा कि बस हमने 3 बार मुगल सेना को हरा दिया है, तो हम चौथी बार भी हरा ही देंगे। और उन्होंने उनके तोपखाने की जो शक्ति है उसको आंका नहीं। और ये बात 24 जून की सुबह की है, लगभग तड़के सुबह 4 बजे ही तोपखाना पहुंच चुका था, और नर्रई नाला के ऊपर जो बांध था, जिसकी सूचना बेसन सिंह ने दी थी, उस बांध को तोड़ दिया गया। उस बांध को तोड़ने से जो नर्रई का पूरा पथरीला क्षेत्र है, जो जंगल से भरा हुआ क्षेत्र है, जहां पे रानी की पूरी सेनाएं छुपी हुई थी, वो पूरी सेनाओं के जो सेनाएं हैं वो लगभग घुटनों तक पानी से भर गई। और उस पानी से भरने में जो उनकी हाथियों की सेना थी, उनकी जो तीरंदाज की जो सेना थी, वो अब युद्ध करने में बड़ी असमर्थ हो गई। और तोपखाने ने जब गोले मारने शुरू किए, कई हाथियों पे जब गोले पड़े, तो हाथियों ने अपनी चीत्कार में और उस तरह से युद्ध में रानी को अब पीछे हटने की आवश्यकता आ गई। परंतु रानी को पता था कि पीछे हटना भी संभव नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा एक बांध टूट चुका था, अब वो मंडला के जंगलों तरफ नहीं जा सकती है। तो रानी ने सोचा कि मैं भागूंगी नहीं, मैं रण क्षेत्र में, रणभूमि में खड़ी रहूंगी और अंतिम सांस तक वहां पर लड़ूंगी, क्योंकि उन्हें संदेश देना था कि एक छत्राणी राजा संग्राम शाह की पुत्र वधू और राजा दलपत शाह की पत्नी कभी पीठ नहीं दिखा सकती हैं। तो अंतिम दिन उनके पास मात्र केवल 3000 की सेना थी, और उनके सामने अकबर के आसफ खां, उनका तोपखाना था। लेकिन रानी ने हथियार डालना सही नहीं समझा। रानी के 4 सेनापति, वो भी मोर्चा संभाले हुए थे, जिसमें उनके जो एक पुत्र भी थे, जो वीर नारायण है, जिनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी, वो भी डटकर लड़ रहे थे। और होता यही है कि 10 बजे के आसपास लगभग रानी की बहुत सारी जो सेना है उसको हानि हो जाती है, परंतु रानी अपना रणभूमि छोड़ती नहीं है, रानी लड़ती रहती है। होता यह है कि उनका जो पुत्र है वीर नारायण, वो घायल हो जाता है, और रानी कहती है कि अपने पुत्र से कि तुम जाओ और हमारी जो क्षेत्र की जितनी भी जो राजाओं की और जो लोग लड़ रहे हैं, उनकी जो माताएं बहनें हैं जो कि चौरागढ़ के किले में सुरक्षित है, उनकी रक्षा करो और खजाने की रक्षा करो। तो उनके पुत्र जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने माँ ने कहा यह आदेश है और आपको मानना पड़ेगा, उनकी रक्षा करें। तो उन्हें पुत्र को वहां से जाना पड़ा। अब अंतिम समय था, रानी अकेले युद्ध लड़ रही थी और वीरगति को प्राप्त होना ही था। तो
रानी के जो महावत थे उन्होंने रानी को कहा कि आप क्यों ना यहां से बचकर निकल जाएं, यहां तो हार तय है। तो देखिए जो बात बोली है रानी ने कहा है कि भले कितनी भी बड़ी सेना हो, लेकिन पीठ दिखाकर भागने का मेरा वो नहीं है। मैंने 3 बार मुगल की सेनाओं को हराया है और चौथी बार अगर उन्हें लड़ते लड़ते मुझे वीर गति प्राप्त हो जाएगी तो मुझे कोई शोक नहीं होगा। और रानी जो है लड़ती रहती हैं और बहुत मुश्किल था रानी के साथ उतनी कम सेना में भी युद्ध करना, लेकिन उनका जो गद्दार बदन सिंह था वो पीछे से आकर उसने रानी को तीर मारा। तो उनके बस जो उनका जो पूरा एक दस्तर पूरा प्रोटेक्टिव वो था उसमें तो तीर नहीं लगे, लेकिन बदन सिंह को पता था कि सबसे कमजोर जगह है वो रानी की गर्दन है। तो उसने प्रयास किया कि रानी को गर्दन में मारे, तो एक तीर जो है वो रानी की गर्दन में जाके फंस जाता है। लेकिन आपको पता है कि रानी ने हार मानने वाली नहीं थी, रानी ने उस तीर को तोड़ा और उन्होंने अपने महावत से कहा कि मैं लड़ती रहूंगी, लेकिन अगर मैं मूर्छित हो जाऊं तो किसी भी कारण से मेरे जो शरीर है वो दुश्मनों के हाथ में नहीं लगना चाहिए, और तुम अपने जो महावत है तुम अपने उससे मुझे मार देना। तो ये बोल के रानी मूर्छित ही होती हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि एक और तोप का गोला जो है उनका जो प्रिय हाथी है जिस पर वो बैठी हुई थी, जिसका नाम सरमन हाथी है, उस पे आकर लगता है और उनका हाथी वहीं पे मर जाता है। और देखती हैं कि जब उनको होश आता है तो महावत मर चुका है, हाथी मर चुका है और सभी तरफ से उन पे तीर आने लगने शुरू हो जाते हैं और एक जो अंतिम तीर है वो उनकी आंख पर भी आकर लग जाता है। तो अब एक आंख से वो अपना तीर निकालती हैं और अब ये तय हो जाता है कि अब जो अंतिम समय है वो नजदीक आ गया है और किसी भी दुश्मन के हाथों में उनका शरीर, जीवित शरीर कभी ना मिले, इसीलिए वो अपने हाथ से अपनी जो महावत का जो जिससे वो हाथी को कंट्रोल मतलब करते हैं, उससे वो अपने शरीर को अपने को वीर गति को प्राप्त होती। और वो जैसे ही अपने को मारती हैं, उनके जो आधार सिंह उनके वो थे, वो आते हैं और उनको उसी अवस्था में ले जाते हैं और उनका एक तरह से उनको नर्रई नाला के पास एक जो जगह है जहां पे उनकी समाधि है वहां पर उनको वहां पे ले जाते हैं। रानी मूर्छित रहती हैं, फिर आधार सिंह से बोलती हैं कि मेरा शरीर किसी भी हालत में उन दुश्मनों तक नहीं मिलना चाहिए, इसकी आप पूरी तरह से पूर बना दें, मतलब उसकी पूरी तरह से सही तरह से सुरक्षा कर दें। तो आधार सिंह बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ यहाँ रहने वाला हूँ, लेकिन रानी उनको बोलती है कि नहीं, आप जाएं और चौरागढ़ में जाकर बची हुई रानियों का जो है वहां लोगों का वो रक्षा करें। तो इसी के साथ ही 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती जो है नर्रई नाला के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होती हैं। मुगल सेनाओं को 3 बार हराने वाली अखंड भारत की पहली रानी, जिन्होंने इतनी बड़ी सेना के सामने डटकर युद्ध इसीलिए किया ताकि ये जानते हुए भी कि हार भी जाऊं तो मुझे कोई मतलब ग्लानि ना हो, और हार निश्चित थी फिर भी वो कभी वो छोड़कर भागी नहीं। तो ऐसी वीरांगना छत्राणी जिसने कि अंतिम समय तक अपने शत्रु से लोहा लिया। और ये बात बहुत जानने योग्य है कि ऐसी क्या बात थी कि जब उस वक्त पे भारमल कछवा जैसे लोग हैं जो कि उससे 2 वर्ष पहले उन्होंने जो कि बहुत बड़े राजा थे, राजपूताना के बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने युद्ध ना करने के बजाय अपनी पुत्री, जिसके ऊपर अभी हाल ही में आपने एक चलचित्र भी देखा जोधा अकबर के तौर पर, वो राजा होते हुए भी वो उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन एक छत्राणी महिला होते हुए भी मुगल की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण नहीं करती। तो हमें ये मानना होगा कि ये भारत की परंपरा है कि भारत की मिट्टी ने कभी भी महिला या पुरुष ऐसे लोग नहीं दे। भारत ने भारत माता की रक्षा करने के लिए सभी को एक समान दृष्टि से शक्ति को प्रदान किया। तो ये 24 जून 1564 को जो उनकी मृत्यु हुई, तो ये उस वक्त की पहली ऐसी महिला वो थी जिन्होंने मुगल सेनाओं से लोहा लिया। बाद में इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आपको महारानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई लोधी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, लेकिन उनके सामने रानी दुर्गावती का उदाहरण उपस्थित था
लेकिन रानी दुर्गावती के सामने तो कोई उदाहरण उपस्थित नहीं था कि जो एक महिला जाकर उसमें युद्ध समर में अपना योगदान करती है। तो ये जो इस कहानी का जो उद्देश्य है, ये एक कहानी, मतलब मैंने इसमें जानबूझकर तिथियों को और संदर्भों को नहीं डाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों ये कहानी आपको एक कहानी के तौर पर याद रहे। इसीलिए मैंने चाहा कि इसको मैं सरल भाषा में आपके सामने पहुंचाऊं, लेकिन एक अंडरलाइन जो है, आप लोग आगे जाकर इतिहास पढ़ेंगे, आप देखिए कि रानी दुर्गावती विधवा होने के बाद भी 15 वर्षों तक शासन चलाती है। तो क्या 1500वीं ईस्वी में तो यहां पर कोई सती प्रथा नहीं थी? तो ये जो बाद में बोला जाता है कि सती प्रथा भारत का एक हिस्सा थी, भारत की संस्कृति की एक कुरीति थी, वो कुरीति तो हमारे शासनकाल में नहीं थी। रानी दुर्गावती की सेना में बहुत सी महिलाएं भी थीं जो उनके साथ जिन्होंने लड़ाई की, उनकी सेना में बहुत सारी महिलाएं भी थी, कमलावती, चेरी, ऐसे बहुत सारी ऐसी थी जिनकी जो उनके साथ उनकी महिलाओं की जो वो थी वो युद्ध करती थी। रानी दुर्गावती का युद्ध जो है वो हिंदू और मुस्लिम युद्ध नहीं था, क्योंकि रानी दुर्गावती के जो उनके साथ जो लड़ने वाले थे उसमें अफगान लोग भी थे, जिसमें कि भिखारी खान, मियाना भिखारी खान भी था। तो ये युद्ध एक राष्ट्रवादी सोच और एक साम्राज्य विस्तारवादी सोच के बीच का युद्ध था। और कहीं ना कहीं अकबर भी चाहता था कि रानी दुर्गावती के साथ अफगान भी खड़े हुए हैं, रानी दुर्गावती के साथ अगर राजपूत जुड़ गए। रानी दुर्गावती के पास उत्तर प्रदेश के पासवान तीरंदाजों की बहुत बड़ी सेना थी। रानी दुर्गावती के पास जनजाति वीरों की बहुत बड़ी सेना थी जो कि जंगल के क्षेत्रों में युद्ध करना जानती हैं। तो अकबर जानता था कि अगर इस राज्य को उन्होंने नहीं हथियाया तो उसके लिए आगे का जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परंतु इतनी रानी दुर्गावती का जो बोल सकते हैं कि जो बलिदान है, जो वीरगति को प्राप्त हुई, उस वीरगति को तत्कालीन इतिहासकारों ने भुला दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि आज आजादी के 70 वर्षों बाद, जब आज से 2024 में हम उनके जन्म के 500 वर्ष मनाने वाले हैं, बहुत हद तक रानी दुर्गावती को शोधकर्ताओं ने और बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर शोध किए हैं। और आज ऐसे बहुत सारे उपन्यास बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं जो कि रानी दुर्गावती के जीवन चरित्र, जीवन दर्शन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया में रानी दुर्गावती के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, जिसमें तकरीबन 28,000 तालाब खुदवाए, उनके ऊपर शोध होता है कि कैसे एक पथरीले राज्य में भी पानी की कोई समस्या नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जबलपुर जैसे शहर में, जिसका कि उस वक्त नाम गढ़ा कटंगा था, आज भी 52 तालाब हैं, 52 तालाब हैं और उस क्षेत्र में पानी की कभी कोई समस्या नहीं। रानी दुर्गावती के शासनकाल में सोने की अशर्फियां चलती थी। राजा संग्राम शाह का एक सिक्का आज भी लंदन में रखा हुआ है, जिस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि नागवंशी पुलस्तवंशी राजा संग्राम शाही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इन सब के समय में जब चांदी के और चमड़े के सिक्के चल रहे थे, तब गोंडवाना राज्य में सोने के सिक्के चलाए जा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना समृद्धशाली राज्य था। और इतिहासकार लिखते हैं कि रानी दुर्गावती के राज्य में स्वेच्छा कर था, मतलब आपको कर अपनी स्वेच्छा से देना होता था, रानी मांगती नहीं थी और लोग आकर स्वयं कर देते थे। तो एक ऐसा राज्य था जिसका कि आज उल्लेख नहीं होता है, लेकिन उल्लेख के पीछे जो इतिहासकार भले इस चीज को छुपा गए हों, लेकिन इतिहासकार ये नहीं छुपा सकते कि 600 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक कहीं पर भी मंडला राज्य या गोंडवाना राज्य के ऊपर किसी का भी हमला किसी भी इतिहासकार में कहीं भी लिखित नहीं है। मतलब ये बात तय है कि ये जो राज्य था लगभग 600 एडी के आसपास, जो रामनगढ़ का शिलालेख है जिसमें कि 52 राजाओं की सूची है, जो ये बताती है कि 600 वर्ष मतलब 600 एडी के बाद से जो गोंडवाना राज्य है वहां पे जनजातीय गोंड समाज के, राजगोंड समाज के राजा शासन करते थे, उन पर किसी ने हमला नहीं किया। चाहे वो तैमूर का शासन हो, चाहे वो किसी का भी, चाहे वो लोधी सल्तनत, गुलाम वंश, किसी का भी शासन रहा हो, लेकिन गोंडवाना के ऊपर किसी का भी हमले का कोई जिक्र नहीं मिलता है। ये पहला हमला है जो कि मुगलों ने किया और पहली बार वो उस तक पहुंच पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि अहोम राज्य है, उसी तरह भी हमारा जो एक राज्य था, ये जो गोंडवाना राज्य था, जिसकी रानी दुर्गावती जो महारानी थी, उस राज्य के ऊपर ये शासन किया। और अंत में, सबसे अंत में ये बात बोलना चाहता हूँ
कि जो रानी दुर्गावती ने बलिदान दिया, उस बलिदान के कारण आज 500 वर्षों बाद भी आज भी हम उनको अपनी रानी मानते हुए आज उनका स्मरण करते हैं। आप याद करिए कि अगर राजा भारमल जैसे या अन्य राजाओं जैसे अगर उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया होता, तो क्या आज आप आज उनका स्मरण कर रहे होते? आज हम सशस्त्र सेनाओं में भी आज हमारी महिलाओं को भी समान रैंक का भी एक अधिकार दिया गया है। सोचिए, आज से इतने वर्षों पूर्व भी हमारे राष्ट्र की महिलाएं इतनी सक्षम थी, इतनी संबल थी कि वो एक पूरी की पूरी सेना का नेतृत्व करती थी। तो ये एक सीख हमें सोचनी चाहिए, और ये चीज सोचनी चाहिए कि एक 18 वर्ष की आयु में जिनका विवाह हुआ और 25 वर्ष की आयु में जिन्हें वैधव्य की प्राप्ति हो गई, उन्होंने भी किसी तरह अपने आप को कमजोर नहीं माना। तो मैं सोचता हूं कि ये भारत की वीरांगनाओं की, भारत की हर एक वीरांगना को याद करने वाली एक बहुत बड़ी विरासत है जो कि रानी दुर्गावती ने हम सबको दी। और मैं समझता हूं कि कहीं इसी विरासत पर चलकर रानी लक्ष्मीबाई ने भी ये देखा होगा कि एक वीरांगना जो थी जिन्होंने अपने से कई गुना बड़ी सेना से लोहा लिया, तो क्यों ना मैं भी अंग्रेजों की सेना से लोहा लूं। और आगे के जो ये बात 1564 तक नहीं गई, अंतिम गोंडवाना का जो शासनकाल का अंतिम शासक राजा संग्राम शाह और रघुनाथ शाह थे, उन्होंने 18 सितंबर सन 1857 में जो स्वतंत्रता का समय हुआ, उनको तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया। तो रानी दुर्गावती के बलिदान की जो परिपाटी थी वो 1857 के स्वतंत्रता समय तक गई। ये रानी दुर्गावती की विरासत है। आपने मुझे सुना, और मैं समझता हूं कि एक कहानी के माध्यम से बहुत कम तथ्यों में मैंने आपके सामने एक वृत्तांत रखने का प्रयास किया, और आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। और मैं इसमें अंत में सबसे पहले उन सभी लेखकों का और सभी शोधकर्ताओं का एक धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज हमारे बीच बहुत सारी पुस्तकों के माध्यम से रानी दुर्गावती के चरित्र को पाठ्यक्रमों के माध्यम से, शोधकर्ताओं के माध्यम से आपके सामने रखा है, और आपने मुझे सुनने का बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी। और निश्चित रूप से आज की बाल सभा में उपस्थित बच्चों ने आपकी रोचक शैली में इस कहानी का आनंद भी लिया होगा, और रानी दुर्गावती के जीवन से प्रेरणा लेके खुद के जीवन में उनके आदर्शों को उतारने का मन में संकल्प भी लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आयोग की निवेदन पर बच्चों के साथ रानी दुर्गावती जी की कहानी को सुनाना स्वीकार किया। बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे और कल कहानी सुनेंगे वीर संबोधन फोंगलो की, जो कि उत्तर पूर्व के महान क्रांतिकारी हुए हैं। कल उनकी कहानी आप लोगों के बीच बाल सभा में होगी। और आज विदाई की नमस्ते करने के पहले एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं, हमको कई जगह से ये शिकायतें मिल रही हैं कि कतिपय स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बच्चों के माता पिता को खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं आज फिर उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्कूल राज्य सरकार द्वारा बनाए गए बोर्डों से संबद्ध हैं, एफिलिएटेड है, वो राज्य की जो SCERT है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य की जो परिषद है उसके द्वारा छापी गई किताबों से पढ़ाएंगे। जो CBSE बोर्ड या फिर ICSE नामक एक संस्था है उससे संबंधित जो विद्यालय हैं वो NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों से ही पढ़ाएंगे। इसके अलावा यदि कोई अननेसेसरी दबाव बनाया जाता है तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। यदि किसी बच्चे को NCERT की किताबें रखे होने के कारण अननेसेसरी हैरास किया गया या उसको किसी प्रकार प्रताड़ित किया गया, तो ये किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध है कि कृपया कर NCERT और SCERT की पुस्तकों से अध्यापन का कार्य कराएं। कहीं कोई दिक्कत किताबों की आपूर्ति में हो, कहीं किसी प्रकार की परेशानी हो तो आयोग से संपर्क करें। आयोग आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण सिंह।